देश की सुरक्षा सिर्फ सरहदों पर ही नहीं, दुश्मन के इरादों में भी बसती है और इन इरादों को पढ़ लेना का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। यह कहानी है उस इंसान की जिसे देश द शैडो वॉरियर, जेम्स बॉन्ड और सुरक्षा कवच के नाम से जानते हैं। कभी रिक्शे वाला, कभी मोची, तो कभी दुश्मनों के साथ मिलकर उनसे ही उनकी सारी जानकारी निकालनी हो। एक ऐसा अधिकारी जिसने 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर ऑपरेशन किया, मिजोरम से लेकर कश्मीर तक कई बड़े मिशन और उरी बालाकोट जैसे जवाबों के पीछे की रणनीति, पंजाब से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और कंधार से लेकर कश्मीर तक एक जासूस के तौर पर उन्होंने देश और दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में अहम योगदान दिया है। वो आगे बढ़ रही हैं, वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डोवाल डॉक्ट्रिन कहते हैं। आखिर क्यों उन्हें 21वीं सदी का चाणक्य कहते हैं? क्यों उन्हें प्रधानमंत्री का बेहद करीबी और खास माना जाता है? इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे उस शख्स की कहानी जो कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन दुश्मन कभी उनकी नजरों से बच नहीं पाया। आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता मेजर गुणानंद डोभाल जो भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर के एक मिलिट्री स्कूल में हुई, जिसके बाद 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही साथ उन्होंने आईपीएस की भी तैयारी शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बल पर वे 1968 में आईपीएस चुन लिए जाते हैं और उनकी पहली पोस्टिंग केरल राज्य में होती है। आईपीएस ज्वाइन किए अभी 18 ही महीने होते कि तभी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के थालासेरी में दो समुदाय के बीच झड़प शुरू हो जाती है, जो कुछ ही दिनों में एक बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे में बदल गया। दरअसल इस दंगे की शुरुआत 28 दिसंबर 1971 को हुई, जब एक धार्मिक जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में नूरजहां नाम के होटल के फर्स्ट फ्लोर से किसी दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा जूता फेंक दिए जाने की अफवाह फैल जाती है। इसी अफवाह की वजह से दोनों समुदाय में झड़प हो जाती है। धीरे धीरे यह झड़प इतनी बढ़ जाती है कि यह एक बहुत बड़ी हिंसा का रूप ले लेता है। इलाके में लूटपाट बढ़ जाती है, कई निर्दोषों की जान तक चली जाती है, दुकानों के सामान जला दिए जाते हैं। मामला इतना गंभीर हो जाता है कि इस एरिया में पुलिस भी जाने से कतरा रहे थे। ऐसे में उस समय केरल के तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि हिंसा को किसी तरह समाप्त किया जाए। तभी उस एरिया में एक ऐसे दबंग, तेज तर्रार और जूनियर आईपीएस ऑफिसर को भेजा जाता है। वो कोई और नहीं, डोभाल ही थे। इंस्ट्रक्शन मिलते ही सबसे पहले डोभाल उन दोनों ग्रुप्स के जो लीडर थे उनको ढूंढा, फिर दोनों के बीच नेगोशिएट कराए। फिर जल्द ही डोभाल ग्राउंड लेवल पे जाकर उन लोगों से मिला जो हिंसा के शिकार हुए थे। उनको अपने अपने घर वापस लौट जाने को कहा और आश्वासन दिया कि जल्द ही दंगाइयों को पकड़ लिया जाएगा, उनका लूटा हुआ सारा सामान वापस कर दिया जाएगा। डोभाल ने 1 हफ्ते के अंदर ही न सिर्फ दंगे को समाप्ति किया, बल्कि दंगे के दौरान लूटे हुए सारे सामान को भी बरामद करके उसके असली हकदारों को वापस लौटाया। इससे उनकी छवि एक दबंग पुलिस ऑफिसर के रूप में उभर कर सामने आई। दोस्तों, अजीत डोभाल को केरल के इस सांप्रदायिक हिंसा को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने में मिली इस बड़ी सफलता के बाद उन्हें दिल्ली बुला लिया जाता है। उनके काम करने के तरीके से आईबी के जो सीनियर्स थे वे काफ़ी प्रभावित हुए और यहीं से डोभाल को आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशनल ग्रुप में शामिल कर लिया जाता है। तो यहीं से उनकी एंट्री जासूसी की दुनिया में होती है। दोस्तों, देश में ऐसी कई खुफिया एजेंसीज है जो देश की आंतरिक बाह्य सुरक्षा, आतंकवाद निरोधी अभियान, तकनीकी निगरानी और देश के अंदर हो रही जासूसी रोधी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख एजेंसीज है जैसे आईबी, रॉ, एनआईए, डीआईए जैसी कई प्रमुख एजेंसीज है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जो देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर एजेंसीज का नाम वर्ल्ड के टॉप सीक्रेट एजेंसी में आता है, जिन्होंने देश को कई बड़े खतरों से बचाया। दोस्तों, आपको बता दो कि भारत की जो स्पाई एजेंसीज होती है उनके जो काम करने के तरीके होते हैं वे बेहद ही सीक्रेट होती है। उनके जो अधिकांश ऑपरेशंस होती है उनको कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता। दोस्तों, अब होता यह है कि अजीत डोभाल को आईबी ज्वाइन किए अभी कुछ ही महीने हुए थे कि तभी नॉर्थ ईस्ट में विद्रोह की आग जल रही थी। नॉर्थ ईस्ट को अलग देश बनाने की मांग जोरों पर थी, जो उस समय की गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। विद्रोहियों को बाहरी देशों जैसे चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मदद मिल रही थी। उन्हें हथियारों की भी सप्लाई हो रही थी, जिससे विद्रोही और मजबूत हो रहा था। इस विद्रोह की शुरुआत 1959 में हुआ, जब असम में एक भयंकर अकाल पड़ा था। फसलें बर्बाद हो गई थी और सैकड़ों की तादाद में लोग मारे गए। इसी बात से वहाँ के जो लोकल मिजो पॉपुलेशन थे वे उस समय की सरकार से काफी नाराज हुए। ये वही समय था जब नेहरू चीन के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नाटक खेलने में लगे हुए थे, पर उन्हें अपने ही लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। इसी बात से असम के लोगों में सरकार के खिलाफ विद्रोह का भाव पैदा हुआ।
आपदा में मदद के लिए वहां के स्थानीय लोगों ने एक फ्रंट बनाया जिसे मिजो नेशनल फ्रंट नाम दिया गया, जिसका लीडर लाल डेंगा हुआ करता था। लाल डेंगा की अगुवाई में मिजो युवाओं का जत्था बढ़ता गया। 1965 आते आते लाल डेंगा एक बहुत बड़ी स्पेशल फोर्स की टुकड़ी तैयार कर चुके थे। इसमें वो भी जवान थे जो कभी असम रेजिमेंट का हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, उस समय नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग होने से बचाने में हमारे स्पाई एजेंसीज का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसका हिस्सा डोवाल साहब भी थे। अजीत डोवाल एक सीक्रेट एजेंट बनकर मिजोरम पहुंचे थे। उन्होंने अपने खुफिया कौशल और रणनीतिक सोच के जरिए वहां जाकर उन्होंने कई खुफिया और जटिल ऑपरेशन चलाए। 1970 के दशक में मिजो विद्रोहियों के बीच गहरी घुसपैठ के यहाँ तक कि एमएनएफ के शिविरों तक पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि लाल डेंगा, जो एमएनएफ का लीडर है, उनके 7 कमांडर थे। इन 7 कमांडरों में से 6 कमांडरों के साथ डोवाल व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने में कामयाब हो गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि डोवाल उन कमांडरों के लिए अपनी पत्नी से सुअर का मांस पकाने को कहता है। इससे उन कमांडरों के बीच विश्वास और बढ़ता गया और धीरे धीरे उन 7 कमांडरों में से 6 कमांडर को भारत सरकार के पक्ष में लाने में कामयाब हो गए। इससे लाल डेंगा की शक्ति पूरी तरह कमजोर हो गया। लाल डेंगा के पास समर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रकार अजीत डोवाल ने अपनी खुफिया क्षमता और रणनीतिक सौदेबाजी के माध्यम से लाल डेंगा और एमएनएफ को शांति प्रक्रिया में लाने में सफल हो गए। दोस्तों, यह ऑपरेशन भारतीय खुफिया इतिहास में एक मिसाल बन गया, जहां बिना खून खराबे एक जटिल संघर्ष का समाधान निकाला गया। डोवाल की सफलता ने उन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड बना दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। उन्होंने लंबे समय तक मिजोरम में काम किया, जिसके बाद वे मिजोरम से सिक्किम चले गए, जहां उन्होंने सिक्किम को भारत से विलय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1975 से पहले सिक्किम पूरी तरह भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था। इससे पहले वह राजशाही शासन चलता था। उस समय की अंतरिम सम्राट पाल्टेन नामग्याल, जिन्होंने 1963 में एक अमेरिकी महिला हॉप कुक से शादी कर लेता है। शादी के बाद पता चलता है कि वो एक CIA एजेंट है, जिससे सिक्किम में अमेरिका का प्रभाव बढ़ रहा था। इससे उस समय की हमारी सरकार ने चिंता जताई, क्योंकि 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा था और सिक्किम चाइना के लिए एक बफर जोन बन गया था। चाइना इस एरिया पर अपना कंट्रोल कर सकता था। तब डोवाल सिक्किम के एक लोकल पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी के लीडर काजी डोरजी से दोस्ती कर लेता है और उनको बताता है कि तुम्हारा राजा तुम्हारा कोई मदद नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा तुमसे टैक्स वसूल रहा है। अजीत डोवाल की मिजोरम वाली रणनीति सिक्किम में एक बार फिर काम आती है और उन्होंने वहां की लोकल पार्टियों में राजा के खिलाफ इतना विद्रोह पैदा कर देता है, इतना हवा फैला देता है कि वहां की जनता अपने राजा के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। और आखिरकार 1975 में सिक्किम विधानसभा राजशाही शासन को समाप्त कर भारत में विलय का प्रस्ताव पारित किया और जनमत संग्रह कराया, जिसमें 97% लोगों का समर्थन मिला और परिणाम स्वरूप सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन जाता है। इस प्रकार मिजोरम के बाद सिक्किम को भारत से विलय कराने में डोवाल और उनकी पूरी खुफिया विभाग RNAW का बहुत बड़ा योगदान रहा। मिजोरम और सिक्किम के हालात को कंट्रोल करने में अजीत डोवाल के इस उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आमतौर पर यह अवार्ड सेना के अधिकारियों को ही दिया जाता है, लेकिन अजीत डोवाल के कई ऐसे कारनामे हैं जो उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता। 1989 में अजीत डोवाल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छुपे उग्रवादियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लैक थंडर का भी नेतृत्व किया। इस दौरान वे एक रिक्शा चालक बनकर मंदिर के अंदर चले गए और उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर वहां का पूरा नक्शा तैयार कर लिया। कहां और कितने उग्रवादी छुपे हुए हैं, उनके पास क्या क्या हथियार है और कितनी मात्रा में, ऐसी कई गोपनीय जानकारियां लेकर वे बाहर चले आए। साल 2005 में IB के डायरेक्टर पद से रिटायर होने के बाद भी वह भारत की सुरक्षा संबंधित मामलों में एक्टिव रहे। 30 मई 2014 को भारत के वे 5वें NSA बने और 2019 में कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक के साथ दोबारा नियुक्त किया गया। 2024 में भी उन्हें मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाए रखा। Breaking news coming in as we begin the show today. Ajit Doval has just been confirmed for a third term as India's National Security Advisor. वे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, आंतरिक और बाह्य खतरों तथा भारत को प्रभावित करने वाले रणनीतिक अवसरों से संबंधित सभी मामलों पर प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं। डोवाल RNAW, IB, NTRO और मिलिट्री के खुफिया शाखाओं जैसी एजेंसियों से प्राप्त खुफिया जानकारियों के समन्वय की देखरेख करते हैं। प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं। NSA बनने के तुरंत बाद 2014 में इराक जाकर उन्होंने इराक के तिर्किस में ISI के कब्जे के दौरान फंसे 46 इंडियन नर्सेस को निकालने के लिए ग्राउंड पर कोऑर्डिनेशन किया, जिसके बाद सभी 46 इंडियन नर्सेस को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। अजीत डोवाल ने थल सेना प्रमुख के साथ म्यांमार के बाहर चल रहे आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें करीब 50 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए थे। 2019 में भी पुलवामा अटैक के बाद उन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की योजना बनाई, जिसमें पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे कई टेरर कैंप को नष्ट कर दिया गया। 2016 में
में उरी सर्जिकल स्ट्राइक, ये सभी ऑपरेशंस अजीत डोभाल की योजना का ही परिणाम था, जिसमें टेरर इकोसिस्टम, ट्रेनिंग कैंप, फंडिंग, लॉजिस्टिक को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। डोभाल को 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के रिमूवल की ओवरऑल सिक्योरिटी प्लानिंग और ग्राउंड मैनेजमेंट का की आर्किटेक्ट माना जाता है। हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी डोभाल और उनकी पूरी टीम ने प्रधानमंत्री मोदी की मंजूरी मिलने से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की कमान संभाली थी, जिसमें हमारे सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 से भी ज्यादा आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिए। तो दोस्तों, अजीत डोभाल के एनएसए बनने के बाद भारत की सुरक्षा नीति रक्षात्मक से आक्रामक मोड में शिफ्ट होकर दुनिया को यह साफ मैसेज दिया है कि भारत अब सिर्फ हमला झेलेगा नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर अब सीमा पार जाकर जवाब दिया जाएगा। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक या आतंकी फंडिंग पर बड़ा एक्शन, इन कदमों से भारत की जो इमेज है वो एक निर्णायक और रिस्क लेने वाले राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ ऑपरेशंस और स्ट्राइक ही काफी है, या हमें साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और इंटेलिजेंस रिफॉर्म जैसे नए मोर्चों पर भी और ज्यादा तैयारी करनी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई फाइल, एक नए सवाल और कुछ अनकही कहानियों के साथ।